नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मॉडल प्रैक्टिस सेट जो मैं कराया हूं 1 नंबर में 1 to 5 क्लास के लिए, जिसमें 150 मार्क्स का ये था। और मैंने बताया था कि ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद यदि आप लोग को चाहिए होगा इसका सॉल्यूशन जो इस किताब में दिया गया है, बहुत लोगों के पास ये किताब तो नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं देख पाएंगे, थोड़ा देर लगेगा, मैं सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि हाँ सर करा दीजिए। तो अगर एक स्टूडेंट भी मैसेज मेरे को करते हैं तो मेरे लिए उतना ही वैल्यू है जितना 100 स्टूडेंट करेंगे। तो मैंने क्या किया, ले आया हूँ ये प्रैक्टिस सेट, तो मैं करवा दिया हूँ, आप लोग अच्छे से देख लिए हैं, मैं करा दिया हूँ, कई सारे लोग देख भी लिए हैं। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे ये चैप्टर का ये आंसर दिया गया है और लास्ट में ये जो सॉल्यूशन दिए हुए रहते हैं, इन सारी बातों को देखते हैं। ठीक है, जितनी सारी बातें हैं सारे को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या क्या नई नई बातें दिया गया है उस चीज़ को समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन से भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, और कहाँ कहाँ से बनेंगे हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, हर जगह से उसको कवर हम लोग कर जाएंगे। रेडी हैं व्याख्या देखने के लिए? सबसे पहला क्वेश्चन था, उसमें कुछ क्या बोला जाए, वर्ड थे, तो वर्ड का मतलब यहाँ समझ लेते हैं। स्टैलियन मतलब बताए थे आपको सांड होता है, काऊ मतलब गाय था, उसी का अपोजिट पूछा हुआ था। नेक्स्ट है स्टीर, स्टीर का मतलब बछड़ा होता है। ड्रेक मतलब नर बत्तख होता है, अगर ड्रेक कहीं लिखा हुआ है DRAK मतलब नर बत्तख होता है। और जेंडर मतलब हंस होता है, गेंडर या जेंडर कहिए, जेंडर माने हंस होता है, ड्रेक माने नर बत्तख होता है, स्टीर माने बछड़ा होता है, स्टैलियन मतलब सांड होता है। ये सब चीज़ जानिए, हर एक चीज़ समझते चलेंगे, कुछ अगर नया होगा तो सीख लेंगे। बट के बारे में कहा जा रहा है, बट देखिए यहाँ पे कॉमा है, बट लेकिन, एंड मतलब और, थो के द्वारा, अल्दो दो, अल्दो, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, एक्सेट्रा, ये जितना यहाँ पे बिकॉज के मतलब पहले कॉमा होता, ये सभी कंजक्शन होते हैं। तो ये सब शब्द को याद रखिए, अगर कभी भी सेंटेंस में मिले तो कंजक्शन इसको टिक मारिएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे में कहा जाता है, अबाउट जो है एक प्रीपोजिशन है, के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में, अबाउट का हिंदी होता है के बारे में। का उपयोग किसी की बातचीत या चर्चा के विषयों को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किसके लिए होता है, किसी की बात की चर्चा को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा मतलब समझते चलिए, सारे चीज़ को कर लेंगे हम लोग धीरे धीरे। अम्यूजिंग एडजेक्टिव है, अम्यूजिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। विनोदी या मनोरंजक, इसका मतलब क्या होता है, अम्यूजिंग मतलब कोई चीज़ बहुत मनोरंजक हो। समथिंग दैट कॉजेज वन टू लाफ और स्माइल, आपको जिससे हंसी और चेहरे पर स्माइल है जैसे अम्यूजिंग बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं फनी भी कह सकते हैं, ह्यूमरस कह सकते हैं, लाफेबल कह सकते हैं, हंसाने वाला, ह्यूमरस, फनी। इसका एंटोनियम मतलब अपोजिट, इसका एंटोनियम अम्यूजिंग का होता है बोरिंग। बोरिंग मतलब जिससे आपका मुंह उदास हो जाए, आपको अच्छा ना लगे, बढ़िया ना लगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ कह रहा है बोरिंग भी एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका मतलब नीरस होता है, और रुचिकर मतलब आपको रुचिकर नहीं लगा, आपको अच्छा नहीं लगा। नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग मतलब हालांकि मतलब लास्ट तक ये अच्छा नहीं लगा आपको, सीधी बात। डल मतलब भद्दा, टेडियस मतलब भी होता है भद्दा या जो आपको पसंद ना हो। वाक्य में प्रयोग देख सकते हैं, जूम आउट जूम इन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैमरा के साथ। इतना ज़माना हाईटेक होते जा रहा है, कितना भी महंगा लेते जाओ आपको मतलब सस्ता ही पड़ेगा। ही इज़ अ वेरी अम्यूजिंग पर्सन, वह बहुत ही मजाकिया पर्सन है। द मूवी वाज सो बोरिंग दैट आई फेल स्लीप, मतलब मूवी इतना बुरा था कि मुझे नींद आने लगा या मैं सो गया। 5 नंबर कह रहा है एथेस्ट का मतलब नास्तिक होता है, ATHEIST, एथेस्ट मतलब नास्तिक होता है। वन हु हैज़ नो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब भगवान होते हैं जो नहीं मानता, उसको एथेइस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। जनरली फ्लावर्स आर प्लग्ड एंड ग्रुप्ड टुगेदर, तोड़ा जाता है और ग्रुप किया जाता है टुगेदर, व्हिच यू होल्ड टुगेदर जिसको एक साथ आप पकड़ते हैं, और द टुगेदर टू पुट इन द बेस, इसके जो बकेट होते हैं उसमें आप डाल सकते हैं, और गिव एज प्रेजेंट, और एक साथ देते हैं आप किसी को गिफ्ट में। देयरफॉर ए बंच ऑफ फ्लावर्स दैट समवन हैज़ अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड ए बकेट, क्या बोलते हैं, गुलदस्ता बोलते हैं। बकेट का मतलब क्या होता है, गुलदस्ता बोलते हैं जब उसको अच्छे से कोई सजा देता है। समझ रहे हैं इन सारी बातों को?
देयर आर 4 जेंडर्स, 4 तरह के जेंडर होते हैं। पहला कहा जाता है मस्क्यूलिन जेंडर, सॉरी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, मैंने बताया। मस्क्यूलिन जेंडर होता है पहला, पुरुषवाचक लिंग, पुरुषवाचक नहीं होता है, पुरुष पुल्लिंग बोलते हैं, सॉरी। उसके बाद फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग बोलते हैं, न्यूटर जेंडर बोलते हैं एक, नपुंसक लिंग, एक होता है कॉमन जेंडर, ठीक है। मस्कुलिन नाउन्स रेफर्स टू वर्ड्स फॉर ए मेल फिगर, जितने भी मेल के लिए होता है मस्कुलिन बोलते हैं। मेल नंबर्स ऑफ स्पेसीज, जैसे मैन हो गए, बॉय हो गए, टैग एक्टर्स हो गए, हॉर्स हो गए, ये सभी क्या है, मेल है। नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन एडजेक्टिव है एक तरह से मानवोचित या मानवीय कह सकते हैं। हैविंग और शोइंग काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग स्पेशली टू अ पर्सन और एनिमल दैट इज सफरिंग कंपेंसेनिएट गुड। It refers to the quality of kindness. Hence, kind is the correct option here. मतलब काइंडनेस मतलब समझ रहे हैं, एक लचीलापन एक व्यक्ति के अंदर, सॉफ्टनेस आता है, उसी को हम लोग काइंडनेस बोलते हैं या काइंड बोलते हैं, काइंड पर्सन। ट्रस्ट का एक तरह का नाउन है, विश्वास होता है इसका मतलब, बिलीफ कह सकते हैं या फेथ कह सकते हैं, बिलीफ या फेथ कह सकते हैं, ट्रस्ट। वाक्य में प्रयोग देखें, जैसे वी वर रॉन्ग टू पुट आवर ट्रस्ट इन हर, वी वर रॉन्ग टू पुट आवर ट्रस्ट इन हर। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को पिकनिक के समान होने के कारण अच्छा लगा करता था। ये तो पैराग्राफ का था, इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, वैसे पढ़ ही लेते एक बार। उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक शरदकालीन दौर का मज़ा है, जो हम लोग ने उसमें देखा था भी कि यही हम लोगों ने टिक भी लगाया था। उपयुक्त गद्यांश के दिए गए शब्द, जैसे हासिल है, शब्द का पर्यायवाची प्राप्त करना लब्ध या उपलब्धि है, जबकि गवाना इसका उल्टा है, पर्यायवाची नहीं है। हासिल करना, प्राप्त करना, लब्ध करना एक ही चीज़ है, लेकिन गवाना इसका अपोजिट है। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। हिंदी में पूछता है कि महादेवी वर्मा किस वादी के कवि है, तो छायावादी कवित्री है, और इनकी कविताओं में रहस्यात्मकता पाई जाती है, मतलब थोड़ा सा सीक्रेटनेस देखने को मिलता है। जैसे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता जो है महादेवी वर्मा के द्वारा मतलब लिखा गया है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त जो शब्द होता है उसको संक्रामक बोलते हैं। संक्रामक बीमारी मतलब जो छूने से फैलता है। देखिए ये तद्भव है, ये तत्सम है। मैं तद्भव के बारे में बताया था कि भाव जिसका बदल के संस्कृत से हिंदी में शब्द आया उसे तद्भव बोलते हैं, और जिसका भाव हिंदी और संस्कृत में सेम रहता है उसे तत्सम बोलते हैं। जैसे पंख समझ रहे, ये बदल के आया है, तद्भव है। पक्ष, तत्सम पक्ष हो गया। पत्थर जो होता है बदल गया पाषाण, पाषाण संस्कृत में हिंदी में सेम यूज होता है, इसका मतलब भी पत्थर ही है, लेकिन पत्थर अगर आप लिख रहे हैं तो तद्भव हो गया, पाषाण का बदला हुआ रूप। पंछी, पक्षी को हम लोग पंछी कहते हैं, अब पक्षी क्या है, ये तत्सम है। पक्षी जो शब्द आया संस्कृत हिंदी दोनों में सेम है, लेकिन पंछी जब हम बोल देते हैं तो इसी का बदला हुआ रूप है। जैसे पक्ष का बदला हुआ रूप पंख हो गया, पाषाण का बदला हुआ पत्थर हो गया। प्रकट, प्रकट का बदला हुआ प्रगट, प्रकट प्रगट। देख रहे क और ग का अंतर है, ये बदल गया है, तद्भव है, ये तत्सम है। अंडरस्टैंड। देखते देखते धीरे धीरे बहुत चीज़ सीख जाएंगे। सारे सेट के बाद ऐसे ही हम लोग कर लेंगे डिटेल। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, फिर से सुनिए, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिकार आश्रित उपवाक्य होते हैं। मतलब एक तो स्वतंत्र होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। उदाहरण का रहा, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता, मतलब मुकेश आएगा तो मैं जाता, नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। ये स्वतंत्र है, लेकिन ये इस पर क्या है, आश्रित है। मुहावरा कह रहा है अंत बिगाड़ना, मुहावरा मतलब अंत बिगाड़ना, अर्थ होता है परिणाम खराब कर देना। अंत बिगाड़ना मतलब परिणाम खराब कर देना। वाक्य प्रयोग देखिए, अच्छा भला व्यापार चल रहा था, लेकिन रमेश की एक करतूत ने अंत बिगाड़ दिया, मतलब लास्ट में परिणाम खराब कर दिया उस मतलब व्यवसाय का। समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है कि हमने ये करके अच्छा किया, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आते हैं वे सामान्य वर्तमान के उदाहरण होते हैं। वह रोज़ देर से उठता है, ता है लास्ट में लगा हुआ, तो ये क्या हो गया, सामान्य
सामान्य वर्तमान काल। एक ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। ये पूछा जाता है कि सकर्मक क्रिया जो होता है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होना जरूरी है, जैसे क्रिकेट खेलना, ठीक है। अलंकार के संबंध में निम्न कथन सत्य है। पहला कहा जा रहा है, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। फिर से सुनिए, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। दूसरा नंबर डिफिनीशन है, शिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन सलेस अलंकार है, ठीक है, सलेस अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, भिन्नार्थ मतलब अलग अलग अर्थ। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन की आवृत्ति को यमक अलंकार कहा जाता है, ठीक है। 3 तरह के अलंकार है, तीनों को स्टार लगा लीजिए। अलंकार से रिलेटेड डिफिनीशन कभी कभी पूछा जाता है। वर्ड इसमें हमेशा टफ ही यूज होंगे, अलंकार में ध्यान रखिएगा। व्याख्या जो लिखाता है यह ना स्त्रीलिंग शब्द है। व्याख्या क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जिन शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे कृतवाच्य, कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्तरीवाच्य यानी कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बाला प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे पढ़ने वाला, गाड़ी वाला, लिखने वाला, रखने वाला, चाहे रखवाला भी होता है, रखने वाला या रखवाला ऐसे करके, ये सब प्रत्यय से बना हुआ है। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ न डरना है। अंकुश नहीं मान रहे आप, जो अंकुश लगा रहे हैं वो न मान रहा है तो डर नहीं रहा है। वाक्य प्रयोग में देख सकते हैं आप, आजकल के बच्चे बड़ों का अंकुश नहीं मानते, मतलब बड़ों से नहीं डरते हैं। यहाँ का रहा सर्वोपरि में गुण संधि है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। जो सर्वोपरि लिखा गया है इसमें गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण संधि। इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो सर्व जोर ऊपरी होता है, सर्व जोर ऊपरी होता है, तो सर्वोपरि इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह, इधर नाम है। जैसे ऐसा अगर कहीं साइन लगा है, एक ऊपर बुंदा है और नीचे कॉमा है, तो इसको अर्ध विराम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या करते हैं? अर्ध विराम। अगर ये सेमी कॉलन है, इसको उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। किसी भी बात को उदाहरण लिखना हो तो सेमी कॉलन में लिखा जाता है। ये कॉमा है, इसको अल्प विराम के नाम से जानते हैं। और ये फुल स्टॉप है, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। लाघव चिन्ह या फुल स्टॉप, लाघव चिन्ह या फुल स्टॉप, ये होता है अल्प विराम, ये होता है उदाहरण चिन्ह, ये होता है अर्ध विराम। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य को न करने का आदेश मिल रहा है उसे निषेधात्मक वाच्य कहा जाता है, मतलब वाचक शब्द कहते हैं। जैसे न, नहीं, मत, मना, ये सब चीज़ लगा रहेगा। उदाहरण के लिए यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, तो क्या हुआ? निषेध नहीं हुआ, मना है, तो इस तरह क्या पकड़ सकते हैं। समझ में आ रही है सारी बातें? समझना है। यहाँ से पूरा आपका हिंदी स्ट्रांग हो जाएगा, इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, जीके जीएस सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि सारे थ्योरी भी हम लोग देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन समझा, अब सारे का थ्योरी पढ़ लेंगे, एक भी बात छोड़ेंगे नहीं हम लोग। फुल डिटेल में इस बार चल रहे हैं, सीट तो लेना है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य को न करने का आदेश मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे न, नहीं, मत, मना, ये सब लगा रहता है। यहाँ प्रदर्शित वस्तु को छूना मना है। क्लियर है? समझा दिया था। चलिए अब इस पे समझिए। यहाँ समझिए, डिफिनीशन मिल रहा है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, किंतु समस्त पद कोई तीसरा अर्थ देता है। जैसे गजानन, गजानन का अर्थ गणेश होता है। गजानन से आपको मन में जैसी दूसरा चीज़ चलेगा, बहुब्रीहि, बहु बाहरी भाग गई, बहु बाहरी भाग गई, मतलब अलग मतलब ले ली। अब वो कहीं गई है, उसका ही अब साथ रहेगी, तो गजानन का अर्थ गणेश निकल रहा है। जैसे पंचानन, पंचानन बताइए किस भगवान को कहा जाता है? ठीक है, हम बोलते हैं दशानन, तो दशानन बोलने से आपको क्या समझ में आ रहा है? रावण समझ में आ रहा है, तो मीनिंग अलग जा रहा है, तो सब बहुब्रीहि के अंतर्गत आता है। बहु भाग गई मतलब अलग लेके चली गई। अंडरस्टैंड रहेगा? सही वर्तनी का शब्द समिति, यानी समिति ऐसे लिखा जाता है, दोनों इधर से होता है। समिति बहुत तेज़ी में आप बोल देते हैं, अगर ऐसी बोलिएगा समिति, समिति, तब इधर इधर से हो जाएगा, लेकिन ऐसे बोला नहीं जाता, समिति होता है तेज़ी में, इसलिए यही आंसर सही है। समिति के 2-3 बार एग्जाम में हम देखें, अभी तक पूछा गया है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है। फिर से सुनिए, सर्वनाम हो या संज्ञा हो, सर्वनाम या संज्ञा का रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के साथ, किससे?
क्रिया के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक बोलते हैं। कौन सा कारक? संबंध कारक। कारक चिन्ह क्या क्या हो सकता है संबंध के लिए? का हो सकता है, के हो सकता है, की हो सकता है, रा, रे, री, मतलब सॉरी रा, री, रे, ना, नी। उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, मेरी, री लगाया ना इसमें, यह मेरी पुस्तक है। और राम का पुस्तक है, तो का लग जाता है। बात समझा? ऐसे करके ये सब संबंध बताता है। बहुत लोग ये का के की जानते लेकिन रा, री, रे ना जानते, ना, नी। आलोचना का पर्यायवाची क्या? आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ता चिन्ह। आलोचना का पर्यायवाची क्या? आलोचना ये जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? समीक्षा करना, टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी नहीं जानते बहुत लोग। आलोचना को ही क्या है? पर्यायवाची। सबका मतलब सेम है। आलोचना करिए, समीक्षा करिए, टिप्पणी करिए, नुक्ताचीनी करिए, एक ही बात है। हिंदी कितनी सारी बातें सीखने को मिला ना। तालव्य घोष वर्ण। तालव्य घोष वर्ण में कौन कौन आ जाता है? जैसे ज आ जाता है, झ आ जाता है, य आ जाता है। ज, झ, य, ज, झ, य तालव्य वर्ण है, घोष भी है और व्यंजन भी है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्वर एक भी नहीं है इसमें। माध्य का फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य जब भी निकालना हो तो सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उससे भाग दीजिए। ये सॉल्यूशन मैं करके ऐसे बता दिया हूँ ये सारी क्वेश्चन, ठीक है। तो इन चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि सब क्या है, ये सब तो मैथमेटिक्स है। आइए फिर से हम आ जाते हैं कितने नंबर क्वेश्चन से? 61 से आ जाते हैं। 61 से फिर हमारा पढ़ने वाली चीज़ यहाँ से मिलेगी। पहला पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग 90% नष्ट हो जाती है। ऊर्जा जो जितना प्रयोग होती है उसमें 90% नष्ट हो जाती है। उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर पर पहुंचता है। जब भी खाद्य श्रृंखला हो, कहाँ पे खाद्य श्रृंखला हो तो वहाँ 90% बर्बाद हो जाती है, 90% बर्बाद और 10% आगे बढ़ती है। क्लियर है? ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा की मात्रा क्रमिक पोषी स्तरों पर घटते जाती है, हर बार घटते जाती है। यानी सबसे पहले अगर 100 है तो अगले स्टेप में 10 जाएगा, अगला स्टेप में 1 जाएगा, अगला स्टेप में 0.1 जाएगा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप घटते जाता है हर पीढ़ी में। क्लियर है? एक पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? इसे समझते हैं। जैव अपघटक खाद्य श्रृंखला में अंतिम चरण है। जैव अपघटक या अपघटक जो भी होता है, बैक्टीरिया वगैरह, ये खाद्य श्रृंखला का अंतिम चरण होता है। जब कोई मर जाता है उसको सड़ाने का, गलाने का और वातावरण में मिलाने का काम करता है अपघटक। जैव अपघटक ऐसे जीव है जो मृत, ध्यान रखिएगा, मरा हुआ या बेकार कार्बनिक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, जितने भी, उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया ही होगा। जैव अपघटक खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वे कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों को पोषक तत्वों, क्या चीज़ में? पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी या भूमि जैसी कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देती है, यानी मिट्टी के अंदर पूरा अच्छे से मिला देती है। अपघटक को प्राकृतिक का पुनर्चक्रण करता भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा देते हैं कि अपघटक को ही कहा जाता है प्राकृतिक का पुनर्चक्रण करता, मतलब पूरा रियल में पुनर्चक्रण यही करता है, माना जाता है, क्योंकि वे खाद्य जाल में पोषक तत्वों को प्रवाहित रखने में मदद करते हैं, पोषक तत्वों को प्रवाहित करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें आ जाते हैं सभी बैक्टीरिया, ठीक है, कवक भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, कुछ फंगस भी आ जाते हैं, ठीक है, इसी के अंतर्गत है। कुछ शैवाल को भी रखा जाता है, बट मेनली बैक्टीरिया को ही इसमें रखा जाता है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, बैक्टीरिया से कितना बीमारी भी फैलता है। तो हर चीज़ से अच्छा है तो बुराई भी है। नेक्स्ट है पॉइंट कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 1/3, दैट मीन्स 33% वन या वनाच्छादन होना चाहिए, मतलब 33% ज़मीन के ऊपर, भूमि पर वन होनी चाहिए। बट है नहीं। पहाड़ियों और पर्वतों क्षेत्रों में इस तरह के कवर के तहत 2/3 क्षेत्र को बनाए रखने का उद्देश्य होना चाहिए, यानी जितने भी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र वहाँ 2/3 कम से कम होना चाहिए और नॉर्मल जगह पे 1/3 होनी चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय वन नीति 1988 कहता है। बट 23% के करीब है अभी। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, इसकी फिसलन प्रकृति के कारण किया जाता है, ये फिसलने वाली होती है इसीलिए, ठीक है। ग्रेफाइट में, गौर से सुनिए, ग्रेफाइट की परतों के बीच कमज़ोर वंडरवॉल बल होता है। ये जो वंडरवॉल बल होता है, समझ गए, अट्रैक्शन पावर बहुत ही कमज़ोर होता है, जो इसे फिसलन प्रकृति दे देता है। पेंसिल में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, यही कारण है कि हम लिख पाते हैं, परत बाई परत उखड़ते रहता है जब हम पेंसिल से लिखते हैं। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का संवाहक है, यानी सुचालक है। ग्रेफाइट में ऊष्मा और विद्युत दोनों का वो सुचालक है, ध्यान रखिए। ग्रेफाइट अधातु होते भी ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है। समझ रहे हैं सारी बातें?
अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और कुछ प्यारा सा कमेंट्स डालिए। कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, अच्छा लगता है, इंटरेक्शन आप लोग के बीच होता है। तो बहुत सारे लोग नहीं डालते कमेंट्स, बस वीडियो देखते हैं। थोड़ा कुछ लिखा कीजिए, मुझे भी पसंद आएगी। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत के निक्षेपण को एनोडीकरण कहते हैं। फिर से सुनिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत के निक्षेपण को एनोडीकरण कहा जाता है। और एल्युमिनियम सतह को अक्सर एनोडीकृत किया जाता है, एनोडीकृत किया जाता है। एल्युमिनियम पर एनोडीकरण प्रक्रिया से बेहतर संरक्षण और प्रतिरोध होता है। एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर बन जाता है जिससे संरक्षण भी होता है और प्रतिरोध भी उस पर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निश्चय पोषण योजना, ये जो है निश्चय पोषण योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, किसका? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू किया गया एक योजना है। फिर से सुने, निश्चय पोषण योजना भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू किया गया एक योजना है। आ जाओ, आ गया। कहा जाता है यह योजना तपेदिक यानी कि टीबी इसको बोलते हैं, टीबी के रोगियों के बेहतर दिशा में काम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसके तहत प्रभावित व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए प्रति माह 500 रुपये दिया जाता है। अगर आपको टीबी का बीमारी है तो आपको हर महीना 500 रुपया अच्छे खाना खाने के लिए आपको देता है सरकार, जांच में अगर निकल गया तो सरकारी हॉस्पिटल में। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में, कौन सा? गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जस्ते को लोहे के ऊपर लेपित कर दिया जाता है। जस्ता को कहाँ? जस्ता मतलब जिंक होता है, Zn। जस्ता को लोहे के ऊपर लेपित कर दिया जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते का लोहे के ऊपर लेप किया जाता है। जंग से बचाना है तो क्या करना है? गैल्वेनीकृत करना है। गैल्वेनीकृत लोहे को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि इसे गर्म पिघले हुए जस्ते में डुबा दिया जाए। लोहा को पिघला हुआ जस्ता में डुबा के निकाल लीजिए, उस पर खुद ब खुद चिपक जाएगा। बात समझ में आया? सबसे आसान तरीका है। जब जस्ता लोहे के ऊपर लेपित हो जाता है तो यह लोहे को हवा और नमी दोनों से बचा देती है। लोहे को हवा और नमी से संपर्क में आने से बचा देती है और लोहा उतना ही स्ट्रांग लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? प्लीज़ समझने का कोशिश करिएगा। एक सीट मुझे दीजिए आप भले ही आप जॉब करेंगे लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे स्वामी विवेकानंद के जयंती के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद उसी दिन जन्म लिए थे, तो पूछा जाए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी। और भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। यानी इससे लिंक कर सकते हैं कि युवाओं से रिलेटेड है स्वामी विवेकानंद। सेना दिवस की बात करें, सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, 12-3-15। उसके बाद रमन प्रभाव की खोज उपलब्ध में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव का खोज हुआ था 28 फरवरी को। सॉरी, कैमरा हिल गया, 1 मिनट, माफ़ी, रुक जाओ। हाँ, स्टॉप हुआ। मैं क्या कह रहा था, ये जो रमन प्रभाव है, रमन प्रभाव के खोज के लिए के खुशी में 28 फरवरी को क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। तो इतनी बातें अभी माइंड में रखिए। पहला क्या है, भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे स्वामी विवेकानंद के जयंती के रूप में भी जाना जाता है 12 जनवरी को। और 15 जनवरी को क्या है, सेना दिवस मनाया जाता है, सेना। ठीक है, 3 दिन बाद क्या बन जाता है? सेना बन जाता है सारे बच्चे। रमन प्रभाव समझ रहे होंगे। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़े जी। एक घरेलू परिपथ में विभिन्न विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका मैं बताया था प्रैक्टिकली, कि अगर मान लें यहाँ एक बल्ब है और ये बोर्ड है, तो एक तार ऐसे आपने 2 जोड़ा। अगर अगली बल्ब यहाँ पे है, अगर ऐसे जोड़ा है तो ये तार यहाँ से टूट भी जाएगा, तो ये बल्ब बुझ जाएगा लेकिन ये जलता रहेगा। ये बंद हो जाएगा लेकिन ये जलता रहेगा। इसीलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में नहीं। श्रेणी क्रम में दीपावली का बल्ब होता है ना, जिसको झालर लाइट बोलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत उसका यूज किया जाता है, उसमें भी नहीं किया जाता है, न के बराबर। यदि किसी दोष के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य सभी उपकरण ठीक से कार्य करते रहेगा। मैंने बताया है प्रैक्टिकली करके, क्योंकि एक ही का आपने अभी ब्रेक हुआ है तार। प्रत्येक विद्युत उपकरण का अपना स्विच होता है, जिसके कारण इसे अन्य उपकरण को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से चालू या बंद किया जा सकता है। सबका स्विच लगा होता है। प्रत्येक विद्युत उपकरण को विद्युत आपूर्ति लाइन के समान वोल्टेज मिलता है, और जितना वोल्टेज है सबको समान मिलता है। ऐसा नहीं किसी को कम या किसी को ज़्यादा मिलता है। सीरीज में क्या होता है, जो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा खींच लेता है पावर, इसीलिए समांतर क्रम को प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट है 73वें संशोधन में, गौर से सुनिए कौन से, 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा, किसको, ग्राम सभा को परिकल्पित किया गया। यानी 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ग्राम सभा को जोड़ दिया गया।
संशोधन द्वारा, गौर से सुनिए, संशोधन द्वारा ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रतिपादित किया। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर पर आपको बनाया पंचायत, और उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद, पंचायत सचिव और फिर जिला परिषद, 3 स्तर पर बनाया गया। आगे कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार मार लीजिए इसको, कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। पूछा जाता है कि सिफारिश किसने किया था त्रिस्तरीय, तो बलवंत राय मेहता। इनके नाम में भी 3 शब्द लगा है, बलवंत राय मेहता। वैसे नहीं, जैसे भी याद रखिए, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था सिफारिश करने वाले बलवंत राय मेहता थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा जाता है इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, देखिए यहाँ पे मैंने बोला वो यहाँ लिखा गया है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक या प्रखंड स्तर जिसको बोलते हैं, खंड भी कहते हैं कभी कभी, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। क्लियर है? सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है ना? ये सारी बात एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी छप जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक पेड़ की आयु उसमें उपस्थित वार्षिक छल्लों द्वारा निर्धारित की जाती है। वार्षिक छल्ले रिंग बना होता है, पेड़ को जब कटते हुए देखेंगे ऐसे ऐसे रिंग दिखता है, उसे वार्षिक छल्ला बोला जाता है, उससे उसका आयु पता कर सकते हैं। इस विधि को वृक्ष वलय कालक्रम के नाम से जाना जाता है, वृक्ष वलय कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु का पता लगाने के लिए छल्ले की गणना करते हैं। समझ गया? आगे समझिए अब। एल्वियोली, एल्वियोली एक छोटा छोटा बैलून है, छोटे गुब्बारे जैसे बोरे होते हैं, जो फेफड़ों के श्वसन क्षेत्र को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। प्रत्येक एल्वियोली सांस लेने और छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रक्त प्रवाह में जाने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो एल्वियोली क्या करता है, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और आपके ब्लड में डाल देता है, और ब्लड से उस समय क्या निकाल लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बाहर निकल शरीर के बाहर हम लोग छोड़ देते हैं। ये एल्वियोली के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि एल्वियोली जो होता है बैलून जैसा होता है। इसको वेन कैपिलरीज होते हैं, एकदम पतले पतले महीन ब्लड के वेन होते हैं। जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि हल्का सा टच होगा उसमें ब्लड आ जाएगा, ऐसा दिखेगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी पढ़ने जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, स्टार मार्किंग करिए इसको। कहा जाता है लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक मेरा देश मेरा जीवन वर्ष 2008 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। कहा जाता है 1970 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने थे। 1970 में लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। देख रहे हैं, राज्यसभा में ही सबसे पहले गए। फिर कहा जाता है 1989 में 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। लोकसभा के लिए चुने गए थे वो कब? देखिए यहाँ पे 70 था, और 70 10 80, मतलब 19 साल बाद वो लोकसभा के लिए चुने गए। अक्टूबर, आगे कहा जा रहा है अक्टूबर 1999 में से मई 2024 तक गृह मंत्री भी रहे हैं। कब से रहे? अक्टूबर 1999 से मई 2024 तक गृह मंत्री रहे। जून 2022 से मई 2004 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, जून 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी की अन्य पुस्तक की बात भी करते हैं। आइए, यहाँ पे कहीं भी आपने देखा लाल कृष्ण आडवाणी कहीं भी आपको प्रधानमंत्री नहीं दिखे होंगे, उप प्रधानमंत्री दिखे होंगे। बस अक्टूबर 1999 से 2024 तक गृह मंत्री रहे हैं। एक गलत दिया हुआ है, 2004, ये पूरे गलती है यहाँ पे लिखा हुआ। वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, 24 कैसे हो सकता है? 2000 सिर्फ 2002 होगा, पता है आपको? 1999 से 2002 तक वो गृह मंत्री रहे, और 2002 से लेकर 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी की अन्य पुस्तकें को देख लीजिए जरा, यहाँ पे आइए। एक कैदी की स्क्रैप बुक 1978 में प्रकाशित हुआ। नज़रबंद लोकतंत्र 2003 में प्रकाशित हुआ। सुरक्षा और विकास के नए दृष्टिकोण 2003 में प्रकाशित हुआ। दोनों सेम हुआ था, सुरक्षा और विकास के नए दृष्टिकोण 2003 में, नज़रबंद लोकतंत्र 2003 में, एक कैदी की स्क्रैप बुक 1978 में। पॉइंट इसको देखिए, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया बोला जाता है, ल्यूकेमिया के उपचार में 60 रेडियो आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है। 60 रेडियो आइसोटॉप का प्रयोग किया जाता है। आप खुद देख रहे होंगे थ्योरी करके कितना लाभ मिलेगा एग्जाम में, खुद समझिए ज़रा। कहा जाता है कोबाल्ट 60, कौन सा? कोबाल्ट 60 CO कह सकते हैं। कोबाल्ट का एक कृत्रिम रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप है, जिसकी अर्ध आयु 5.2713 वर्ष है। आगे कहा जाता है यह परमाणु रिएक्टर में कृत्रिम रूप से उत्पन्न होता है। परमाणु रिएक्टर में कृत्रिम रूप से उत्पन्न होता है कोबाल्ट 60।
सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व किस लिए पौधे को चाहिए, तो उसको वृद्धि के लिए चाहिए। क्या चीज़ के वृद्धि के लिए आवश्यक है। और संतुलित पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं, बोरॉन आते हैं। याद रखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन है, तांबा है, लोहा है, मैंगनीज भी है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, निकल है, क्लोराइड है, ये सारे चीज़ है। फिर से सुन लीजिए, बोरॉन भी आता है, तांबा, लोहा, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, निकल, क्लोराइड, ये सभी क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये वृद्धि में पौधे को काम आते हैं। वायु लगातार पृथ्वी की चारों ओर घूम रही है। इस गतिमान वायु को पवन के रूप में जानते हैं। हवाएं तब बहती है जब एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में वायु दाब में अंतर आता है। अधिक वायु दाब और कम वायु दाब। एक तरफ वायु दाब ज़्यादा है और एक तरफ कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव होता है। हवा गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है, ये बात भी सही है। वायु उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, जो मैंने बताया, उच्च वायु दाब से निम्न की तरफ वायु चलती है। ये सब ध्यान रखना है। घटपर्णी पौधे में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के पोषण होते हैं, क्योंकि हरा होता है तो वह खुद खाना बनाता है, उत्पादक का काम करता है प्रकाश संश्लेषण करके, और विषमपोषी नाइट्रोजन के कारण होता है। छोटे छोटे चूहे, कीड़े मकोड़े, छिपकली, ये सब चीज़ को खा जाते हैं घटपर्णी। पीचर प्लांट हरा होता है। पीचर प्लांट क्या है, उसी को बोलते हैं, हरा होता है, और इसमें क्लोरोफिल भी होता है। यह ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। आगे कहता है, इसमें आंशिक विषम पोषण भी होती है, क्योंकि पीचर प्लांट नाइट्रोजन की, अभी थोड़ा ऊपर करता हूँ, हाँ, पीचर प्लांट नाइट्रोजन की कमी वाला मिट्टी में उगता है, इसीलिए वे नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। उसमें कुछ ऐसा डब्बा जैसा बना रहता है और उस पर ऐसे ऐसे ढक्कन भी लगा रहता है। इसमें कीड़ा गया, ये ढक्कन लग जाता है और धीरे धीरे अंदर में वो जूस सेक्रेट करके उसको गला के नाइट्रोजन ले लेता है। चंपा क्या है, चंपा या चंपा अर्ध खानाबदोश, चांगपा बोलते हैं, चंपा में बार बार पढ़ देता हूँ। चांगपा या चंपा अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोग हैं, जो मुख्य रूप से लद्दाख के चांगतांग में पाए जाते हैं। चांगतांग में पाए जाते हैं। कई चांगपाओं के लिए पशुओं की पालन करना और उनकी उपज करना, दूध और उनके उत्पाद, बाल और मांस का उपयोग कर बिक्री ही जीविका का एकमात्र साधन है। जानते हैं ना कि उसके बाल से बहुत सारा चीज़ बनते हैं, तो इसीलिए चांगपा जनजाति जो होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पर आश्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चांगपा उच्च वंशावली और कीमती चांगरा बकरियों, ये जो चांगरा बकरियों जैसे कैप्रा हिरकस को भी पालन करते हैं, जो दुर्लभ पश्मीना, गौर से सुनिए, पश्मीना कश्मीरी फाइबर का उत्पादन करती है। चांगरा बकरियां को उसके मांस के लिए नहीं बल्कि उसके रेशों यानी पश्म के लिए उसको पाला जाता है, ताकि उससे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनते हैं, स्वेटर, शॉल, ये सब, मफलर। बिहार की राजकीय सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है, झारखंड से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है और एक देश नेपाल से लगता है। देश की बात करें तो एक से लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्षा मंत्री कौन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 3 फरवरी 2024 को INS सांध्य को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। फिर से सुनिए, रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है, उनकी उपस्थिति में 3 फरवरी 2024 को INS सांध्य को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये हो गया, आगे बढ़िए। इसके बारे में और जानिए। 3400 टन वजनी सांध्यक जो पोत है 110 मीटर लंबा भी है, लंबाई में भी कम नहीं है, 110 मीटर लंबा है और 3400 टन वजनी संधायक पोत है। इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगा है। SBL महासागर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अलावा दूसरों की रक्षा करने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने का मदद करेगा। INS सांध्यक 4 सर्वे बेसल लार्ज SBL पोतों में से पहला है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग करिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। मतलब स्वतंत्र भी भारत का और अंतिम गवर्नर जनरल एक ही को रहे हैं, C राजगोपाला या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, राजा जी। उन्हें 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल के पद पर संभाला था। फिर से सुनिए, उन्होंने 26 जनवरी 1950 तक लिखा गया है। गवर्नर जनरल का पद संभाला था 1947 से।
कोई दिक्कत नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का राजगोपालाचारी थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की बात करें, ये जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये कहाँ के पहले गवर्नर जनरल कहाँ के थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब भारत का कौन है? भारत के गवर्नर जनरल पहले तो ब्रिटिश कौन थे? तो अंतिम मतलब गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब पढ़िए इसको। जब 1931 में, कब 21 में, जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो C.R. दास, कौन? C.R. दास। C.R. दास किसको बोला जाता है? C.R. दास, चित्तरंजन दास ने कोलकाता में कांग्रेस से स्वयंसेवकों द्वारा आंदोलन और बहिष्कार के आयोजन की सक्रिया में भाग लिए। C.R. दास को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के कैद की सज़ा सुना दी गई। 1922 में अपनी रिहाई के बाद उन्हें गया में, गौर से सुनिए, उन्हें गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। जब उनका रिहाई हुआ तो गया के में उनका 1922 में उनको अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि 21 में तो 6 महीना के लिए वो जेल गए थे। खरपतवार के बारे में कहता है, जिसको बीड बोलते हैं, मूल रूप से अवांछित पौधे हैं जो कुछ पौधे के पास उग जाते हैं, मतलब जो हमारा फसल है वहाँ उग जाते हैं। वे आच्छादित हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश, पानी, हवा, स्थान के लिए अन्य पौधे के प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं जहाँ वो आ जाएंगे। ये फसलों को दिए जाने वाले पानी हो गया, उर्वरक का उपयोग करके खेत के उत्पादन को कम कर देते हैं, इसीलिए खरपतवार को हटाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ लिया है तो क्या करना है? पहले आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए और अपने हाथ से चेहरा ढकिए और गोल गोल नाचने लगिए, मतलब लपेटने लगिए। कपड़ों में आग लगने पर कभी भी चारों तरफ दौड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना बहुत आग फैलेगा और तेज़ी से। चक्रपाणी ने साबुन बनाने के लिए सामग्री के रूप में सरसों के तेल और कुछ क्षारों का उपयोग किया। साबुन के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किसको? चक्रपाणी को। साबुन बनाने के लिए सामग्री के सरसों के तेल में कुछ क्षार का प्रयोग किया। उन्होंने पारा सल्फाइड की खोज की थी। पारा सल्फाइड अगर पूछा जाए किसने खोजा तो चक्रपाणी ने ही खोजा था। ठीक है, साबुन का भी। जतिन दास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। जतिन दास की भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई और 63 दिनों तक चलती रही। 63 दिन। जेल प्रशासन ने उन्हें जबरन खाना खिलाने की कदम उठाए। 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु भी हो गई। इतनों खाना खिलाने की कोशिश किया, उन्होंने नहीं खाया गुस्सा में, कि जो भी मांग रख रहे थे, और वो मर गए थे। तो याद रखिए कितना दिन, 63 दिन तक वो रहे थे। 13 जुलाई 1929 से स्टार्ट हुआ और 13 सितंबर 1929 को वो चल बसे। श्री बाबू एवं बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण, श्री बाबू भी कहा जाता है श्री कृष्ण को, और बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं श्री कृष्ण को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से 1961 तक कार्य किया। कितना दिन है, जोड़िए जरा इसको। कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण थे उनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1887 को नवादा में हुआ था। 1887 का ही बंदा है, आप समझ में आ रहा है। जब कांग्रेस बना था, आपको पता है 1885 में कांग्रेस बना था। सोचिए, उसके 2 साल बाद ही ये जन्म लेने वाले व्यक्ति नवादा के जन्म लिए थे, बिहार के नवादा के थे, और जन्म 31 अक्टूबर 1987 को हुआ था। तो कि 1946 से 1961 तक कितना लंबा समय तक वो कार्य किए हैं। कहता है ना, एक्सपीरियंस जीवन में काम करता है, एक्सपीरियंस इन लोग के पास था। इस क्वेश्चन को कितना इंपॉर्टेंट है, ये हो स्टार मार्किंग में जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा एग्जाम में। मकबरा बिहार के पठान, गौर से सुनिए, सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिन्हें मुगल साम्राज्य को हराया था और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना किया। शेरशाह सूरी ऐसी नहीं पड़ा, सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। भाई साहब, मुगल सम्राट को हराने वाला बंदा है ये, नॉर्मल नहीं है शेरशाह सूरी। आगे कहता है 13 मई 1545 को 1545 को, गौर से सुनिएगा, कालिंजर के किले में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट की मृत्यु हो गया। एक गन पाउडर फट गया था जिस वजह से उसका मृत्यु हो गया, वरना और भी तबाही मचाता है ये। 13 मई 1545 को कालिंजर किले में मर गया था शेरशाह सूरी जी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का दूसरा शासक था।
ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मारिए, ये भी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम सब में। समुद्रगुप्त जो था गुप्त वंश का दूसरा शासक था। सेना की महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये बहुत बार एग्जाम में आया और ढेरों बार कि भारत का नेपोलियन किसको देगा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ऐसा ऑप्शन दे ले रहेगा, पता नहीं चलेगा। विष्णुगुप्त, आंसर है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कौन हो सकता है, जो समुद्र इतना बड़ा हो, ऐसे कुछ याद रखिए। तो समुद्रगुप्त, उन्हें गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त को माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रमुख सैन्य अभियान चलाए थे। वह अपने पहले आर्यावर्त युद्ध और दक्षिणी अभियान के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण में बहुत कम सम्राट युद्ध किया करता था, लेकिन उधर भी गए थे और आर्यावर्त युद्ध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई युद्ध लड़े और इस प्रकार उन्हें पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ क्या है पता है, विश्व का पहला शक्तिशाली व्यक्ति, पृथ्वी प्रथम वीर। समझ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करूँ, सब इंपॉर्टेंट इसलिए स्टार मरवा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को एकदम मिलेगा डायरेक्ट एग्जाम में। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये है ग्लोब। 20 से जाएगा विषुवत रेखा, ये जो जा रही है 23.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, सारे, उसको कर्क रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और भारत के कितने राज्य से जाती है, जानने का ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये कई बार बताए हैं हम आपको। 23.5 डिग्री अच्छा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा होता है। 23.5 डिग्री नीचे का मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो कैसे याद रखिएगा, तो देखिए कॉर्क खेलते हैं हम लोग ऊपर का में मार के ना, तो विषुवत रेखा के ऊपर कॉर्क, बैडमिंटन से मार के कॉर्क कैसे खेलते हैं, ऊपर खेलते हैं। तो इस विषुवत रेखा के ऊपर क्या हो जाएगा आपका कर्क रेखा। और मकरा कहाँ चलता है, ज़मीन पर नीचे मकरा रहता है। तो कहाँ पे मकर रेखा कहाँ है, नीचे में। 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा, ये सब याद रखने का ट्रिक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्य कौन कौन है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। देखिए मिजोरम, त्रिपुरा 2 हो गया, 1 2, पश्चिम बंगाल 3, राजस्थान 4, गमछा ग से कौन हो जाएगा, गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8, बस समझ। झारखंड हो गया, यहाँ गुजरात था, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। देख रहे हैं, क्लियर है। ऐसे करके आप 8 राज्य जान सकते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष ध्यान रखिएगा, दूरी नापने का इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करती है। प्रकाश, लगातार प्रकाश को चलने दीजिए। आपको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर, 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर इसका रफ्तार होता है। अब सोचिए इस रफ्तार से चल रहा है, 1 घंटा में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, और 1 साल तक जितना ही दूरी किया प्रकाश, उसको 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। आकाशगंगा के अन्य भागों की दूरी के लिए खगोलविद प्रकाश वर्ष या पारसेक, एक और शब्द है प्रकाश वर्ष या पारसेक की इकाई का उपयोग करते हैं। ये भी बहुत बड़ा इकाई है पारसेक। ये कहा फूली हुई पूरी तेल में तैरती है, क्योंकि पूरी के अंदर बाष्प भरा रहता है, हवा मत मारिएगा। जब पूरी का घनत्व तेल से कम हो जाता है तो वह फूल का तेल में तैरने लग जाता है। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार ढालने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, उसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं या प्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि यह थर्मोसेट हो गया, अब ये नहीं अथी होगा। बैकेलाइट ऐसे प्लास्टिक का एक उदाहरण है, बैकेलाइट, जिसका हैंडल कुकर का बना रहता है। बैकेलाइट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार नहीं मरवाया हो लेकिन याद रखिएगा। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने का असमर्थ कोशिश करता है जब कोई कार्य कर ही नहीं रहा है, क्योंकि दीवार तो हिल भी नहीं रहा है। कहा जाता है कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, यह एक अदिश राशि है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है कार्य के लिए। बीसीजी जिसको बैसिलस कॉलमेटेगुरिन, ये बैसिलस कॉलमेटेगुरिन इसका फुल फॉर्म है। बहुत लोग फुल फॉर्म नहीं जानते और एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है एक बार। क्या है बैसिलस कॉलमेटेगुरिन? एक टीका है जो मुख्य रूप से टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, बच्चों में दिया जाता है मेनली, है बड़ों को नहीं। टिटनस के लिए डीटीटी का टीका दिया जाता है, डीटीटी, ऐसे डीटीटी, ये टिटनस के लिए दिया जाता है।
पोलियो रोग के उपचार के लिए पोलियो का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया रोग के लिए डीपीटी दिया जाता है, डीपीटी, डिप्थीरिया के लिए रोकने के लिए डीपीटी, डिप्थीरिया, डीडीटी, टिटनेस, पोलियो का टीका पोलियो, और एक क्या था बीसीजी, टीबी। याद रहेगा इतना। ये सारी चीज़ें एकदम सुपर स्टार है, इसमें स्टार नहीं 5 स्टार लगाइए। डायरेक्ट एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, हल्के में नहीं लीजिएगा इन चीज़ों को। मैं ऐसे ही नहीं सोल्यूशन करा रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि 1 2 4 5 10 तो देख ही लेंगे, और जो देखेंगे वो जानेंगे कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कैसे रिजल्ट आता है। नहीं कैसे आएगा, हर हाल में रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ छान मार जाएंगे, पूरे किताबें को तहस नहस करने वाले हैं। नम परिस्थितियों में अनुपयोगी परी ब्रेड कवक लग जाती है। आपने यूज नहीं किया, ब्रेड छूटा हुआ है, उसमें ब्रेड पे कवक आ जाएगा, फंगस। तेल और सिरके का प्रयोग अचार को ख़राब होने से बचा देता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया के जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर ब्रिक्स बना है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, BRICS, ब्रिक्स। फिर से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और अब साउथ अफ्रीका। कहा जाता है का मुख्यालय संघाई में है, और संघाई कहाँ पे है, चीन में है। ठीक है, ब्रिक्स का संघाई में है, माइंड में रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़िए, अभी क्या को इसमें बताएंगे, इसीलिए स्टार मरवा दिए थे। नाटो जो है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में, और ये नाटो का है। उसी तरह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अतः चौथा विकल्प सही मिलान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में राज्य में मासिनराम में होता है। मेघालय राज्य के मासिनराम क्षेत्र है, वहाँ पे होता है। यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहीं होता है तो यहीं पे होता है। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। बैरोमीटर क्या है, एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब से क्या नापा जाता है, बैरोमीटर से दाब नापा जाता है। बैरोमीटर रीडिंग में तेज़ी से गिरावट तूफानी मौसम को संकेत करता है। तेज़ी से गिरावट, बैरोमीटर में तेज़ी से गिरावट हुआ, तूफानी मौसम आ रहा है। इसका अर्थ है कि गौर से सुनिए, कि निम्न दाब वाली प्रणाली आ रही है, मतलब निम्न दाब हो गई है, बहुत तेज़ी से अब यहाँ पे तूफान चलेगी। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब एक निश्चित पौधे को बड़े पैमाने पर एक स्थान पर उगाया जाता है उसे फसल के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं जो है, वैज्ञानिक नाम गेहूं का याद रखिए, ट्रिटिकम सैटिवम है। ट्रिटिकम सैटिवम की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं का ही हैं। नेक्स्ट कहा था, बरसात के मौसम जून से सितंबर के बीच होता है। जून से सितंबर के बीच दौरान उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ, बरसात के दौरान उगने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान हो गए, मक्का हो गए, सोयाबीन हो गए आदि। अभी 70 लगा हुआ है ना, अभी 70 लगा हुआ है, ये सब चीज़ के रूप में जाना जाता है। जबकि सर्दियों अक्टूबर से लेकर कब, मार्च के बीच में उगाई जाने वाली फसल को रबी फसल के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह गर्मी में कटेगी। इसमें क्या क्या आ जाता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। गेहूं, चना, मटर मुख्यतः होता है, इसके अंतर्गत आता है। सभी रबी फसल है, गेहूं, चना, मटर। नोवाक जोकोविक एक सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस खेलने वाले नोवाक जोकोविच ने 22 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब और कुल मिलाकर 93 ATP एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और एक रिकॉर्ड 38 मास्टर्स इवेंट शामिल है। इतनी बात नहीं जानना है, बस ये जानिए कि वो जो है क्या खेलते हैं। वह आधुनिक ATP टूर पर सभी एलीट टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी है। यानी कि 4, गौर से सुनिए, सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, सभी 9 ATP मास्टर्स, 1000 टूर्नामेंट और ATP फाइनल, सारे चीज़ वो जीत चुके हैं अभी तक, इसीलिए इतने नामी है। बस वो टेनिस खेलते हैं, माइंड में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। घेगा एक बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि का परिणाम से गर्दन में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि बढ़ जाने के कारण घेगा रोग होता है और गर्दन सूज जाती है। गर्दन को थायराइड से जोड़ा जा सकता है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आमतौर पर आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, लिंगराज मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, शंकर भगवान का है। लिंगराज मंदिर, शिव लिंग नहीं लगा हुआ, लिंग से समझिए शिव, शंकर शिवलिंग। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर
के सबसे पुराने मंदिर में है। कहाँ पे है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है ध्रुवीय भालू फर की 2 मोटी परतें और त्वचा के बीच बसा रहता है। त्वचा के बीच बसा और 2 मोटी फर की लेयर होती है जो अच्छी तरह से ढका हुआ रहता है। उसके मोटे फर और बसा उसे ठंड से बचाते हैं और गर्म रखते हैं। इस पूरे रोधन के कारण अत्यधिक गर्म होने से बचने के लिए वे धीरे धीरे चलते हैं और अक्सर आराम भी करते हैं, स्लोली चलते हैं। कहा जाता है द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस को, द्रव अवस्था में नहीं गया और ठोस डायरेक्ट गैस में बदल गया, इसे ऊर्ध्वपातन या उदातीकरण भी बोलते हैं। एग्जाम में उदातीकरण दिया हुआ था तो ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन का ही नाम है उदातीकरण। ऊर्ध्वपातन की क्रिया दर्शाने वाले ठोस पदार्थ के उदाहरण शुष्क बर्फ है जो कि CO2 है। CO2 को जैसे ही आप गैस को ठंडा करेंगे वो पाउडर के रूप में आ जाएगा। नेप्थलीन आदि, ये सभी क्या, नेप्थलीन का गोटी जिसको कारगोली बोलते हैं या कपूर वगैरह हो गया। आगे कहते हैं अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक, पादप रोग वैज्ञानिक, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक भी थे और पादप रोग वैज्ञानिक थे। 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। इनको बोलते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। डायरेक्ट इसको नॉर्मन बोरलॉग भी लिखा रहता है कभी कभी। 1970 में इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे और पादप रोग विज्ञानी थे। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व भर में पहल की थी कि जिसमें कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि के योगदान दिया, जिन्हें हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक ही माना जाता है क्या, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17 अगस्त 1947, कब? 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद रेड क्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के रूप में घोषित कर दिया गया था। नियंत्रण रेखा एक और है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, LOC। 17 दिसंबर 1971 के संघर्ष के विराम के बाद मौजूद है। LOC में कुल लंबाई पाकिस्तान और भारत के नियंत्रण जम्मू कश्मीर के बीच में 740 किलोमीटर है। एक सेकंड थोड़ा ऊपर करके दिखा दूँ, हाँ यहाँ दिखने लगा। पहले समझिए, रेड क्लिफ रेखा जो बना था ये बना था 17 अगस्त 1947 को बना था भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कुछ लड़ाई हुआ था। आपको पता होना चाहिए 17 दिसंबर 1971 को संघर्ष हुआ था, उस समय LOC बनाया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। LAC जो है वो चाइना के साथ है, LAC के चाइना के युद्ध के साथ LAC बनाया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था वो जम्मू कश्मीर में है, 740 किलोमीटर दूरी तक में है एक लाइन बना हुआ जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल किया। भाजपा ने अपने गठबंधन तेलुगु देशम से 16 और जनता दल यूनाइटेड से 12 और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के समर्थन से लोकसभा में बहुमत हासिल कर पाया, क्योंकि 240 से बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। तेलुगु देशम से 16 और जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में है उससे 12 लिया और अन्य दलों से मिलाकर वो बहुमत हासिल करके आज सत्ता में है। पुनपुन नदी फथुआ में गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिले से, झारखंड के पलामू से ही पुनपुन नदी आती है और पटना के फथुआ में जाकर मिल जाती है गंगा से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल बिहार और देश का पहला सबसे बड़ा टावर पटना के पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 120 फीट है। यह टावर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की स्मृति में बनाया गया है। बापू टावर को 129 करोड़ की लागत से बनाया गया है। टावर के गोलाकार भवन में तांबे की परत लगाई गई है। फिर से सुन लीजिए, बापू टावर 129 करोड़ की लागत से बनाया गया। टावर में गोलाकार भवन में तांबे की परत लगाई गई है। बापू टावर में लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल, कैफेटेरिया और रिसर्च सेंटर बनाया गया है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल बिहार और देश का पहला बड़ा टावर पटना के गर्दनी क्षेत्र में स्थित है, जिनकी ऊंचाई 120 फीट है। यह टावर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की स्मृति में बनाया गया। बापू टावर को 129 करोड़ की लागत से बनाया गया। टावर के गोलाकार भवन में तांबे की परत लगाई गई है। बापू टावर में लाइब्रेरी भी है, मीटिंग हॉल है, कैफेटेरिया और रिसर्च सेंटर भी बनाया गया। इतनी सारी चीज़ें उसमें फैसिलिटी दी गई है। क्षमता उपागम एक शब्द जो है यह प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने संबंधित है। क्या है? 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक उपागम के रूप में क्षमता उपागम की कल्पना की थी, जिसे क्षमताओं के उपागम के रूप में भी जाना जाता है। अमर्त्य सेन। और भी कुछ बातें इससे रिलेटेड उसको समझते हैं। कहा जा रहा है क्षमता उपागम का मुख्य ध्येय इस बात पर है कि व्यक्ति क्या कर सकता है। बुनियादी आवश्यकताओं का उपागम विकासशील देशों में पूर्ण गरीबी की मापन के लिए एक प्रमुख उपागम माना जाता है।
आगे कहा जा रहा है स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य की हृदय गति को मापने वाले यंत्र को कार्डियोग्राम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हृदय की गति को मापने वाला क्या है, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राफ नहीं है, कार्डियोग्राम है, ध्यान रखिएगा। ग्राफ में उसका पिक्चर निकल के आता है। मशीन का नाम है कार्डियोग्राम। त्वरित चालक, जिसको बिजली बोलते हैं, त्वरित चालक ऊंचे भवनों को आसमान से पैदा होने वाले बिजली से बचाता है। त्वरित चालक एक विद्युत की छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। त्वरित चालक का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। छतों के ऊपर में ऐसे त्रिशूल जैसा कुछ लगा दिया जाता है। इसको तांबा क्या होता है, डायरेक्ट इसको ज़मीन के अंदर एक बड़े से प्लेट में लगा दिया जाता है तांबा का, जिससे बिजली इस पर गिरा और डायरेक्ट ज़मीन के अंदर चला जाता है पृथ्वी में, और वो बच जाता है भवन खराब होने से। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसमें अगर देखा जाए 45 से 70% मीथेन होता है। 30 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें होता है। मीथेन को मार्स गैस और गोबर गैस भी कभी कभी कहते हैं। मीथेन गैस को ही मार्स गैस और गोबर गैस भी कह दिया जाता है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, अगर कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री थे। फिर से सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। दोनों मंत्री एक साथ बने हुए थे, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। ध्यान रखिएगा, ये छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टार तो लगा ही दूंगा इसमें। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अगर कोई है तो वो 182 मीटर का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का स्मारक कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का स्मारक कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है मात्र नाम मात्र का होता है, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री अपने प्रसाद प्रयत्न इसको स्थापित करके रखता है एक राज्य में। अनुच्छेद 153 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या कह रहा है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकते हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का नामित कर सकता है, मतलब नाम भेज सकता है कि इसको आप राज्यपाल बनाइए। अब वो सोचेगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रायः 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, ये सब देखिएगा, प्रसाद प्रयत्न प्राप्त करता है, उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती, वो कभी भी हटा सकते हैं। मेनली 5 साल के लिए रख दिया, लेकिन बीच में उसको चाहेगा कभी भी हटा सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को एक राज्य या एक से अधिक राज्य मतलब दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी किया जा सकता है, ये कह रहा है। और पुनः उसको उस राज्य में फिर बुलाया भी जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है उसके साथ। समझिए, उसका कठपुतली होता है। कभी कभी खाद को जुताई से पहले मृदा मिलाया जाता है। यह मृदा में खाद के उचित मिश्रण में मदद करता है। खाद मिलानी चाहिए ताकि मृदा पलटने पर मतलब उपजाऊ भी हो रहे। बात समझ आए, मिट्टी के अंदर चला जाएगा, अच्छे से खाद मिक्स हो जाएगा तो फसल अच्छा होगा। बुआई से पहले मृदा को नमी युक्त किया जाता है, मतलब पानी दे दिया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट, अच्छा मैं ऊपर कर दूँ थोड़ा सा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये जो अंतरिक्ष केंद्र है इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा इससे संबंधित तकनीकों का विकास किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट, किसका, थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट के प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर 1962 में किया गया था। आपको बताना है कमेंट्स में मुझे तिरुवनंतपुरम कहाँ है। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु है, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक है, तीसरा है और क्या, केरला है। बताइए, इन तीनों में बताइए कि कहाँ पे तिरुवनंतपुरम है। और भी बताऊं क्या, और ऑप्शन दे दूं, आंध्र प्रदेश भी रख लीजिए, तेलंगाना भी रख लीजिए। इन सभी में से कहाँ है बताने का कोशिश कीजिए मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून यानी बर्मा भेज दिया, जो म्यांमार के नाम से आज जाना जाता है। रंगून के जेल में 1862 में 1862 में उसकी मृत्यु हो गई और रंगून में ही उसे दफना दिया गया। मतलब पूछा जाता है एकमात्र जो मुगल सम्राट है जिसका कि देश के बाहर में मतलब उसका क्या बनाया गया है, मकबरा बनाया गया, दफनाया गया है। तो क्या आंसर दीजिएगा आप, यही भाई साहब हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय।
पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार पूर्वी एशिया का तिब्बत का पठार है, जो दो विवर्तनिक प्लेटों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप निर्मित हो रखा है। विवर्तनिक प्लेट, ध्यान रखिएगा। तिब्बत के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। विश्व का छत किसे? तिब्बत के पठार को कहा जाता है। एक बोलोमीटर, क्या है? बोलोमीटर, या जिसको कैलोरीमीटर भी कहते हैं, विकिरण या कणों के लिए एक सूचक है। तुंग तापमी, जिसको अल्टीमीटर कहा जाता है, एक ऐसी उपकरण है जो कि ऊंचाई को मापता है। क्या चीज़ को? तुंग तापमी ऊंचाई नापता है। समुद्र तल से किसी स्थान की दूरी अधिकांश अल्टीमीटर, बैरोमीटर प्रकार के होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हवा के दबाव को मापकर ऊंचाई मापते हैं। हवा के दबाव को माप कर ऊंचाई मापते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा का दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर, एक ऐसा उपकरण है। कौन सा? ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की श्रवण सीमा का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कितना वो श्रवण सीमा सुन सकता है। क्रोनीमीटर, देख रहे हैं सब कैसा कैसा मीटर। क्रोनीमीटर एक अत्यंत सटीक घड़ी है जिसका उपयोग विशेष रूप से समुद्र में नाविकों द्वारा किया जाता है। चींटियाँ एक सीधी रेखा में चलती है क्योंकि वे गंध का अनुसरण करती है जिसे उसके अग्रणी छोड़ देते हैं, मतलब आगे वाले छोड़ते हैं, पीछे वाले उसको अनुसरण करते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। कितना? 4000 से अधिक डॉल्फिनें गंगा नदी के बेसिन में हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में है। 4000 में 2000 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार गंगा नदी घाटी में डॉल्फिन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि से संकेत मिला है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि नदी के प्रदूषण स्तर में गिरावट आ गई है और सरकार के संरक्षण का प्रयास रंग लाई है। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सारा नदी को भी साफ करवाया और इससे क्या हुआ है कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण बेनिफिट मिला है। खगोल विज्ञान में यतु ब्यूती, जिसको क्या बोलते हैं? सजिगी, एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली है। कहाँ गया? एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में 3 खगोलीय पिंडों का एक सरल रेखीय विन्यास है। सरल शब्दों में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो ये स्थिति युति ब्यूती यानी सिजिगी कहलाती है। माइंड में रखेगा, तीनों एक साथ हो जाए उसी को बोलते हैं। अभी क्वेश्चन बचे हुए थोड़ा सा, 1.5 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट में हो जाने चाहिए। 25 पे है 24 अप्रैल 1993, मेरा जन्म है 1993 का, डॉक्यूमेंट्स है ऐसे 94 का मेरा जन्म है। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह था क्योंकि उसी दिन, गौर से सुने, उसी दिन संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा हासिल कर दिया। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और उसी के आधार पर क्या किया था? 24 अप्रैल 1993 को कहा था कि अब पंचायती राज व्यवस्था लगेगा, त्रिस्तरीय सरकार बनेगी। हासिल किया। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट संरक्षित कर दिया गया कि 1/3 महिलाएं ही रहेगी, 3 भाग में से 1 भाग महिलाएं ही सीट पर लड़ पाएगी चुनाव। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है कहा जाता अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर, किसको? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 77.1 किलोमीटर है, 77.1 किलोमीटर है। इस नहर का निर्माण, गौर से सुनिएगा, 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ और 15 अगस्त 1914 को यह जलोपोत के आवागमन हेतु खोल दिया गया कि जलपोत इसमें आएगा और जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन द्वारा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान 1784 में किया गया। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था, तो वारेन हेस्टिंग के समय में 1784 में चार्ल्स विल्किंसन द्वारा भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। टीपू सुल्तान, कौन? टीपू सुल्तान, जिसका कि कार्यकाल है 1750 से लेकर 1799। कर्नाटक भारत के तत्कालिक मैसूर, कर्नाटक में मैसूर था, मैसूर राज्य के शासक थे। टीपू सुल्तान आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। बहुत इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मारिए।
मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, पेंटिंग का एक पारंपरिक रूप है जो बिहार मधुबनी जिले में आता है। इस चित्र को गौर से सुनिए, चावल के पाउडर, टहनियों और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। चित्रों की विशेषता उसके आकर्षक ज्यामितीय पैटर्न होती है। इसमें ज्यामितीय त्रिभुज, चतुर्भुज ऐसे ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, लाइनिंग वगैरह वगैरह, आयत। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग परंपरागत रूप से मिथिला क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। पुरुष का इसमें पार्टिसिपेशन अब हो गया है, पहले नहीं था। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 350A, राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। अनुच्छेद 349, भारत में भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 के बारे में कहा जाता है, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन देता है। और 350A जो है राज्य अपनी मातृभाषा प्रसार अनुदेशन के लिए शिक्षा में लागू कर सकता है। ये सब बात याद रखना है थोड़ा सा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो बोलते हैं को सिलेंडर के तरल रूप में उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सिलेंडर में तरल के रूप में उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। जब सिलेंडर छोड़ा जाता है तो CO2 मात्रा में अधिक फैलती है और यह ठंडी हो जाती है। इसलिए यह न केवल आग के चारों ओर एक आवरण बनाती है बल्कि यह ईंधन के तापमान को भी कम कर देती है। इसलिए यह उत्कृष्ट अग्निशामक माना जाता है। चलिए, ठीक बात है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, हवा का वेग मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर हवा का वेग मापने वाला एक यंत्र है। और भी कुछ मीटर को देखते हैं क्या क्या है नापने वाला चीज़। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने वाली यंत्र है। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापती है। बैरोमीटर दाब मापी है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापती है, बैरोमीटर दाब मापी यंत्र है। विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिसे क्लोरीन की गंध आती है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, कपड़ों का रंग उड़ाने, चीनी सफ़ेद करने आदि में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इसे बहुत सारा प्रयोग है। कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ जाता है, खोलने की क्षमता। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त वेग नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण हेतु बंदूक से चली हुई गोली, रॉकेट के ऊपर जाना, क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय हाथों को पीछे खींचना, ये सभी क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम कर रहा है। न्यायमूर्ति PN भगवती जुलाई 1985 से सितंबर 1986 के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, न्यायमूर्ति PN भगवती। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL शुरुआत हुई। PIL का अर्थ है जनहित याचिका। यह मुकदमेबाजी का एक रूप है जो सार्वजनिक हित की रक्षा या लागू करने के लिए दायर किया जाता है। न्यायमूर्ति PN भगवती को जनहित याचिका जनक के रूप में भी जाना जाता है। यानी न्यायमूर्ति के कई तरह के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें से एक क्या है, न्यायमूर्ति PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, जो मैंने अभी ग्लोब पे बताया था, बीच में भूमध्य रेखा, ऊपर में है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा। ये तीनों जाति अफ्रीका क्योंकि बीच में आता है। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। मतलब ऊपर नीचे बीच हर जगह है स्थित है, ये बीच में ही है ना, इसीलिए। लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा का नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने। स्वराज यानी स्वशासन के पहले और सबसे मजबूत समर्थकों में से एक थे तिलक। कहा जाता है वह GS खापडे और एनी बेसेंट के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना भी किया था। हाइड्रोफोन, कौन सा? हाइड्रोफोन पानी के नीचे एक उपकरण है जो सभी दिशाओं में महासागर की आवाज़ का पता लगाते हैं और रिकॉर्ड भी करता है। पीसा की झुकी हुई मीनार इसीलिए नहीं गिरती है क्योंकि मीनार के गुरुत्व जो है, गुरुत्व केंद्र के बीच के ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है।
गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां उस वस्तु का किसी विशेष स्थिति में भार केंद्रित अथवा कार्य करता है। मैं बताया भी था एग्जाम्पल, मान लेते कोई भी एक पिक्चर लीजिए, इसके बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे बैलेंस होता है, उसी को गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, जहाँ पे सबसे उसका पूरा वेट होता है, उस पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट होता है उसका। भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन अक्टूबर 1891 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच हुगली में व्यस्त शिपिंग मार्ग के लिए खोला गया था। कलकत्ता के आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 में खोली गई। देखिए 1851 में अक्टूबर में जो कोलकाता डायमंड हार्बर के बीच में हुगली शिपिंग के लिए खोला गया। कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 खोली गई, जिसमें 800 मील दूरी तय की गई थी। वन में रहने वाले पारंपरिक समुदाय के आधारों को कानून मान्यता देने और औपनिवेशिक युग के वन कानूनों के कारण हुए अन्याय को आंशिक रूप से सटीक करने के लिए वन का अधिकार अधिनियम 2006 को पारित किया गया था। कहा जाता है अधिनियम के अनुसार जो लोग कम से कम 25 वर्ष तक वन में रह रहे हैं उनका वो भूमि और उस पर उपज का अधिकार माना जाता है, उसको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। जो 25 वर्ष कम से कम रह रहे हैं उन्हें वन से नहीं हटाया जाना चाहिए। वनों की रक्षा का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की खिंचाव का अनुभव नहीं होता है, पृथ्वी का खिंचाव का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अंदर एक अलग वातावरण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, यही कारण से। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। जिसका परमाणु संख्या 17 है। संकेत Cl है। इसका उपयोग जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। साधारण धुलाई में उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के रूप में भी इसका किया जाता है प्रयोग। भारतनाट्यम नृत्य शैली को सादीर कहा जाता है। भारतनाट्यम नृत्य शैली को सादीर के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम भारतनाट्यम के नाम से भी जानते हैं। वह सादीर नाट्यम से उत्पन्न है, जिसे दासी अट्टम, चिन्ना मेलम या मात्र सादीर जैसे नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है? दासी अट्टम, चिन्ना मेलम या मात्र सादीर जैसे नामों से जाना जाता है। सादीर शब्द की शुरुआत 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के मराठों शासकों में हुई थी, जिन्हें नृत्य के सादीर नौच कहा जाता है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यह तब तक नर्तक द्वारा विशेष रूप से शाही दरबारों में किया जाता था। शाही दरबार में राजा के सामने ये प्रयोग किया जाता था, जो नाटक था, मतलब डांस है, सॉरी। शुक्र और यूरेनस को छोड़ के, कौन कौन है? शुक्र और यूरेनस को छोड़कर हमारे सौरमंडल का जो सभी ग्रह है वो वामावर्त है। वामावर्त घूमता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व सारे, लेकिन वह दिशा सभी ग्रह के सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन यूरेनस और शुक्र जो है दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं। यूरेनस अपने 97 डिग्री के झुकाव के साथ उत्तर दक्षिण की ओर घूमते हैं और शुक्र 170 डिग्री के झुकाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर घूम रहा है कौन? तो यूरेनस उत्तर से दक्षिण घूम रहा है और शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम घूम रहा है। डायरेक्शन अपना अपना बदल रखा है ये बंदा दोनों। बहुत से फूलों के सब्जी के रूप में उपयोग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में लोग कचनार के फूलों की सब्जी बनाकर खाते हैं। केरल में लोग केले के फूल के सब्जी बना के खाते हैं। महाराष्ट्र में सजन के पकौड़े खाते हैं फूलों का बना के। ये तो हटा दीजिए, बस 2 पॉइंट अब बच गया है, एक 49 एक 50। गंगा नदी की घाटी में पर्याप्त वर्षा, उपजाऊ भूमि, पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु आदि पाए जाते हैं। गंगा नदी की घाटी यानी गंगा किनारे बोला जा सकता है का प्रदेश कृषि और विभिन्न उद्योगों के लिए विकास के लिए अनुकूल है। इस प्रदेश में परिवहन का घना जाल बिछा हुआ है, इसलिए गंगा की घाटी में जनसंख्या का वितरण बहुत सघन है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। गंगा के मैदानी क्षेत्र में अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी है जो नदी द्वारा लाया गया है, इसमें बहुत अच्छा फसल उपजता है। लास्ट टॉपिक हम लोग का है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं यह ठंडी होती जाती है। सही बात है, जब हवा ऊपर की ओर चलती है तो यह ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर हवा इतनी ठंड हो जाती है कि इसमें मौजूद जल वाष्प संघनित होकर पानी के छोटे छोटे बूंद के रूप में ले लेती है, जिसे हम लोग जिन्हें बूंद कहते हैं। ये छोटे छोटे बूंद हवा में तैरती रहती है, जिसे बादल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा। मैंने पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया, उसका सारे कॉन्सेप्ट जो भी दे सकते थे किताब में दिया हुआ था मैंने आपके सामने रख दिया है। ये बुक नहीं भी है तो ये बुक समझिए कि पूरा आपने अभी तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह मॉडल सेट सेकेंड लाऊंगा और फिर सेकेंड मॉडल सेट के बाद क्या करूँगा, इसका भी मैं ऐसे ही कंप्लीट करा दूँगा। बस इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए, दोस्त मित्र में शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, अभी भी सोच रहे हैं तो कर लीजिए, बेहतरीन क्लास दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मेहनत करिए। मैंने कहा था 1 घंटा 15 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाएगा, 13 मिनट 14 मिनट होने जा रहा है, कंप्लीट हो गया। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।